नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 8th सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यूज लेके आए हैं। यहाँ पर आप एमसीक्यूज भी देखेंगे और आपको कुछ ट्रू फॉल्स और मल्टीपल जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जुडिशरी चैप्टर का क्या है, व्हाट आर द मेन रोल्स ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। तो जुडिशरी जो है इसका मेन रोल भारत में क्या है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला तो इसका रोल है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। अब ये डिस्प्यूट किसके किसके बीच में हो सकता है, दो पर्सन के बीच में हो सकता है, दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो उसके बीच में हो सकता है, या हो सकता है किसी पर्सन और गवर्नमेंट के बीच में हो। तो किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है तो वो जुडिशरी उसको सॉर्ट आउट करती है। जुडिशियल रिव्यू का भी काम जुडिशरी का होता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक लॉ बनाया गया, और लॉ बनाने का काम कौन करता है भारत में, पार्लियामेंट करता है या स्टेट लेजिस्लेचर करती है। अब इसने मान लीजिए कोई भी लॉ बनाया और लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या है उस लॉ को वैलिडेट करने का काम या उस लॉ को इनवैलिडेट करने का काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। मतलब वो उस लॉ को चेक करता है कि उसको फॉलो कर भी रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को कि नहीं कर रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट का भी काम किसका है, जुडिशरी का होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब आप ऐसे समझ रह सकते हैं कि कोई अगर मान लीजिए लॉ बनाया गया तो उस लॉ को ठीक से फॉलो किया जा रहा है, इन्फोर्स ठीक से किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट ठीक से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो ये सब काम भी किसका है, जुडिशरी का है। Where does judicial review empower the judiciary to do? What does judicial review empower the judiciary to do? तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो जुडिशरी को क्या प्रोवाइड करता है ये यहाँ पर आपको बताना है। इन्फोर्स लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इन्फोर्समेंट की पावर नहीं देता जुडिशियल रिव्यू। इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई लॉ ऐसा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन गया तो उसको स्ट्राइक डाउन मतलब उसको खत्म करने का जो पावर होती है वो किसको मिलती है, जुडिशरी को मिलती है, और उस पावर को क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। तो सुप्रीम कोर्ट भारत में कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी, जिस दिन हमारा संविधान बना है, मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है, बनने की बात नहीं, लागू जिस दिन हुआ है उस दिन ये एस्टैब्लिश हुई है। तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसी दिन हम लोग इसीलिए क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन अगर आप देखेंगे तो इंडिया क्या हो गया था, एक रिपब्लिक हो गया था। अब यहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रिपब्लिक का मतलब नहीं पता होता है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट ऐसे भारत में देखा जाए तो हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। तो हेड ऑफ स्टेट जो भी होता है किसी कंट्री का, अगर वो इलेक्टेड है, ठीक है, मतलब वो इलेक्शन के थ्रू आ रहा है, तो ऐसी कंट्री क्या कहलाती है, रिपब्लिक कहलाती है। तो हम लोग हेड ऑफ स्टेट, हमारा प्रेसिडेंट कब इलेक्ट हुआ था पहली बार, 26 जनवरी 1950 के बाद से हम लोग क्या हो गए हैं, एक तरीके से रिपब्लिक हो गए, इसीलिए रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या होता है, जजेस आर अपॉइंटेड बाय पॉलिटिशियंस, बिल्कुल गलत है। जजेस आर फ्री टू इंटरप्रेट लॉज विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। जज जो होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो लॉज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई अगर लॉ बना तो वो सही है कि गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो ये सारी पावर किसके पास है, जज के पास है, वो इंडिपेंडेंट है इस चीज के लिए। और जो अदर ब्रांचेस होती हैं, अदर ब्रांचेस का मतलब अगर देखा जाए दो और ब्रांचेस होती हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है। तीन ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। तो लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट हो जाएगा। तो ना ये उसमें कोई दखलंदाजी कर सकता है और ना कोई एग्जीक्यूटिव इसमें दखलंदाजी कर सकता है। वो मतलब ऑर्डर नहीं दे सकता जुडिशरी को कि आप गलत काम कर रहे हो, इस तरीके की कोई चीज नहीं बता सकता। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, जैसे प्रेसिडेंट आ गए, ठीक है, और अधिकारी लोग आ गए, ठीक है, मेनली मिनिस्टर्स आ गए, तो वो सब एग्जीक्यूटिव में ही आएंगे। अगले पे आते हैं, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ कोर्ट एग्जिस्ट इन जुडिशियल स्ट्रक्चर। तो हमारे जुडिशियल स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का है, ठीक है, पिरामिडल शेप का ऐसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो टॉप पे है वो सुप्रीम कोर्ट है, बीच में हाई कोर्ट पड़ता है
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और जो लोकल कोर्ट्स हैं वो यहाँ पर पड़ जाते हैं। ठीक है, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, वो सब इसी में आ जाएगा। तो 3 टियर है, इसीलिए हम लोग 3 टियर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, व्हाट डज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इम्प्लाई। अब देखिए इंडिया में अगर देखा जाए तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अब पूछा गया इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है, तो डिसीजंस मेड बाय लोअर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन हायर कोर्ट। अब देखिए मान लिया कोई लोअर कोर्ट है, जैसे यहाँ पर लोअर कोर्ट कौन था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इन लोग ने अगर कोई डिसीजन दिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनको मानेगा, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। उल्टा होता है, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई डिसीजन होता है तो ये मानना पड़ता है किसको, हाई कोर्ट को, और यही मानना पड़ता है किसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत ही दे दिया है इन लोग ने। अगला, ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट। अब देखिए यहाँ पर बात सही कह दी गई, डिसीजंस जो हायर कोर्ट बनाता है वो बाइंडिंग होते हैं किस पे, लोअर कोर्ट पे। ये बात बिल्कुल सही है, और इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग के यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले में आते हैं, व्हाट इज अपीलिएट सिस्टम इन इंडिया। अब देखिए अपीलिएट सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए लोअर कोर्ट जो था, ठीक है, यहाँ पर कोई केस हुआ और यहाँ पर कोई डिसीजन दिया गया। अब 2 पक्ष होंगे जो आपस में लड़ाई कर रहे होंगे, तो एक पक्ष के खिलाफ मान लीजिए डिसीजन दिया तो वो अपील कर सकता है हायर कोर्ट में जाके कि ये डिसीजन जो है गलत दिया गया है, तो वहाँ पर जाके अपील करेगा, फिर वहाँ पे भी निर्णय होगा। वहाँ पे भी मान लीजिए इसी पर्सन के खिलाफ हुआ निर्णय, तो ये एक और हायर में जा सकता है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ भी नहीं है, वहाँ का जो डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अपीलिएट कोर्ट क्या होता है, सिस्टम वेयर हायर कोर्ट मॉनिटर्स द लोअर कोर्ट, पहला दिया है। अ सिस्टम वेयर केसेस कैन बी अपील्ड टू अ हायर कोर्ट फॉर रिव्यू, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा सिस्टम होता है, अपीलिएट सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम है जिसमें जो केसेस हैं उनको अपील किया जा सकता है हायर कोर्ट में। ठीक है, किस चीज़ के लिए, रिव्यू के लिए। अगले में आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स हु इनिशियली कन्विक्टेड लक्ष्मण एंड हिज फैमिली। तो लक्ष्मण और उसकी पूरी फैमिली को किसने कन्विक्ट घोषित कर दिया था, अपराधी घोषित कर दिया था, तो ये ट्रायल कोर्ट थी। ठीक है, हाई कोर्ट मत लगा दीजिएगा, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं घोषित किया था क्योंकि इसका जो भाई था उसको कन्विक्ट नहीं घोषित किया गया था। ठीक है, लक्ष्मण के भाई को, लेकिन यहाँ पूरी फैमिली के बारे में बात हो रही है, तो पूरी फैमिली को कन्विक्ट घोषित कर दिया था ट्रायल कोर्ट ने। ठीक है, हाई कोर्ट ने तो पूरी तरीके से ही बरी कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि इनकी जो माता थी लक्ष्मण की, और लक्ष्मण को आरोपी घोषित किया था और भाई को छोड़ दिया गया था। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। व्हाट वाज द फाइनल वर्डिक्ट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, वही पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में क्या वर्डिक्ट दिया था इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार। तो ऑल एक्यूज्ड वर एक्विटेड, गलत। एक्विटेड का मतलब होता है छोड़ देना, बिल्कुल गलत है। लक्ष्मण एंड हिज मदर आर फाउंड गिल्टी एंड सुभाष वाज एक्विटेड, बिल्कुल सही है। तो लक्ष्मण और उसकी, लक्ष्मण कौन थे, तो लक्ष्मण जो है उस मतलब पत्नी के पति थे जिसको जला दिया गया था, और लक्ष्मण और उसकी मदर ने मिलके क्या किया था, डोमेस्टिक वायलेंस करी थी, पत्नी को जला दिया था लक्ष्मण की। ठीक है, और सुभाष जो थे वो लक्ष्मण का भाई था, उसको छोड़ दिया गया था क्योंकि इसके खिलाफ में कोई भी सबूत ऐसा खास मिल नहीं पाया था जो प्रूफ करे कि सुभाष भी गिल्टी है, तो इसलिए इसको एक्विट कर दिया था, मतलब इसको रिहा कर दिया गया था, इसको गिल्टी नहीं पाया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। What mechanism did Supreme Court devise in 1980s to improve the access to justice for poor? अब देखिए जो पुअर होते हैं आपको पता होगा कि अगर वो कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और ये बियर नहीं कर सकते पुअर लोग। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नए सिस्टम को डिवाइस किया था जिसको कहा गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी गंभीर स्थिति है जिससे कई सारे पुअर पॉपुलेशन जो हैं वो पीड़ित हैं, तो कोई एक ऐसा पर्सन होगा, जो एनजीओ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो पीआईएल जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को इन लोग के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, उसमें एक एग्जांपल। ठीक है, जो इंडेंचर्ड लेबर के रूप में काम कराया जाता है, ऐसे देख लीजिए। ठीक है, या जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, ठीक है, मजबूरी में, उसके खिलाफ मान लीजिए कोई बात कहता है या उसके पक्ष में कोई बात कहता है, तो वो सब चीज़ें पीआईएल जारी करके पूछी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में बताया जा सकता है, और एक केस दर्ज कराया सकता है सरकार के खिलाफ, किसी पर्सन के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। अगले पे आते हैं,
Which article of Indian Constitution was interpreted due to include the right to food during the 2001 PL filed by PUCL? अब देखिए राइट टू फूड जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये राइट आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ, ठीक है, इसमें आता है। वही पूछा गया था, ठीक है, 2001 में मेनली इसको इंक्लूड कर दिया था कि जो राइट टू फूड होगा वो भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत आएगा। ये राइट टू लाइफ जो है ये बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत सारा हुआ है। जैसे अभी एक शुरुआत आप मतलब अभी लेटेस्ट आप देखेंगे तो राइट टू प्राइवेसी जो है, ठीक है, KS पुट्टास्वामी का केस था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी किसके अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आप समझ सकते हैं इसको। अगले में कहा गया व्हाट सिग्निफिकेंट केस लेड टू राइट टू लाइफ विद राइट टू लिवलीहुड। तो राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू लिवलीहुड जो है वो भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत आएगा। ये जो है ये किस केस के थ्रू आया था, तो ये आया था ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें ए वाला ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केशव नंदा भारती वाला केस, इसी में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया था, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात भी यहाँ पर करी गई थी। इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो इसी केस में बताया गया और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, चाहे सरकार कितनी भी ताकतवर आ जाए, वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको नहीं चेंज कर सकती है। अगले पे आते हैं व्हाट डज फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हाईलाइट। अब देखिए जस्टिस अगर देरी हो रही है जस्टिस देने में, इसका मतलब क्या है कि जस्टिस नहीं मिला, जस्टिस डिनाई हो गया, इसका मतलब क्या होता है। तो पहला दिया गया द लॉन्ग टाइम कोर्ट्स टेक टू रिजॉल्व केसेस, द इनएफिशिएंसी ऑफ लीगल सिस्टम, द इनएबिलिटी ऑफ कोर्ट टू डिलीवर जस्टिस, द लैक ऑफ एक्सेस टू लॉयर्स। इसमें देखिए सारे ही ऑप्शन एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन जो सूट यहाँ पर कर रहा है वो ए ऑप्शन कहना चाह रहा है, लॉन्ग टाइम कोर्ट टेक्स टू रिजॉल्व केसेस। तो केस को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। Which court found Lakshman and his mother guilty in the case of State Delhi Administration versus Lakshman Kumar and others? तो ये पूछा गया है कौन सी कोर्ट ने इन दोनों को गिल्टी पाया था। तो केवल दो लोग की बात हो रही है, लक्ष्मण और उसकी मदर की, तो ये पाया था सुप्रीम कोर्ट ने गिल्टी, ठीक है। What was the हाई कोर्ट डिसीजन इन द केस। अब ये देखिए इसी केस में पूछा गया हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था। तो हाई कोर्ट का अगर आप डिसीजन देखेंगे तो सेंटेंस्ड ऑल थ्री बिल्कुल गलत है, सेंटेंस नहीं किया था। फाउंड ऑल थ्री एक्यूज नॉट गिल्टी ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो बी ऑप्शन अगर आप देखेंगे वही सही हो जाएगा। ये बता दिया था कि एविडेंस नहीं मिल पाया, तो इन तीनों को नॉट एक्यूज नॉट गिल्टी घोषित कर दिया गया था, मतलब निरपराध हैं ये लोग। अगले में आते हैं 16 क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन फाइल्ड अ PIL इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द हाई कोर्ट एक्विटल इन लक्ष्मण कुमार केस। अब जो लक्ष्मण कुमार केस में क्योंकि बेल मिल गई थी हाई कोर्ट से, या ये कह सकते हैं कि उनको बरी कर दिया गया था, तो इसके खिलाफ PIL मतलब किस संस्था ने स्टार्ट करी थी, तो PIL डाली थी पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, गलत है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, इन लोगों ने डाली थी। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 17th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट रोल डिड सुप्रीम कोर्ट प्ले इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ डाउरी डेथ। अब देखिए डाउरी डेथ जो हो रही थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक तरीके से रोल प्ले किया है, तो इसमें सही ऑप्शन सी में दिया गया है, इट ओवर रूल्ड लोअर कोर्ट्स टू कन्विक्ट गिल्टी पार्टीज इन डाउरी डेथ केसेस। क्योंकि लोअर कोर्ट क्या करते थे, ठीक है, लोअर कोर्ट ने क्या किया कि ऐसे लोग मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि क्योंकि सबूत नहीं मिल पाए तो सबूत के अभाव में इनको छोड़ दिया था। तो इसी डिसीजन को ओवर रूल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, सबूत ढूंढे और वहां पे फिर जाके उनको गिल्टी प्रूफ किया और उनको सजा दी। What significant judgment did Supreme Court make in relation to Article 21 of the Constitution? तो Article 21 से related जो है कौन सा significant judgment दिया है, तो right to food का दिया है। जो PUCL केस हुआ था उसमें right to food का judgment दिया गया था। What prompted women's group to protest against court in 1980s? तो 1980s में किस वजह से जो वुमेन्स ग्रुप थी वो प्रोटेस्ट करने लग गई थी सुप्रीम कोर्ट में, या कह सकते हैं अगेंस्ट द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकिन बाकी कोर्ट्स में कैसे प्रोटेस्ट कर रही थी, क्यों प्रोटेस्ट कर रही थी, ये पूछा गया है आपसे। तो पहला ऑप्शन दिया है कोर्ट डिसमिस्ड PIL रिलेटेड टू वुमेन्स राइट, गलत। हाई कोर्ट एक्विटेड ऑल एक्यूज्ड इन डाउरी डेथ केस, ये बिल्कुल सही है।
क्योंकि लक्ष्मण कुमार का जो केस था हाई कोर्ट में जब वो चला तो सारे एक्यूज जो थे उनको छोड़ दिया गया था। What was the trial court verdict in स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार केस? देखिए यहाँ पर ट्रायल कोर्ट का पूछा गया तो ट्रायल कोर्ट में क्या कर दिया गया था ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ट्रायल कोर्ट में तीनों लोग को डेथ पेनाल्टी दे दी थी, ठीक है, डेथ पेनाल्टी फॉर लक्ष्मण, हिज मदर एंड हिज ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। व्हाट डिड PIL अलाउ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू डू? तो PIL जो है वो क्या अलाउ करती है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को, ये यहाँ पर आपको बताना है। फाइल अ केस ओनली फॉर पर्सनल ग्रीवेंस, बिल्कुल गलत है। अपील अगेंस्ट देयर ओन कन्विक्शन, ये भी गलत है। फाइल अ केस ऑन बिहाफ ऑफ समवन हुज राइट आर बीइंग वायलेटेड, ये बिल्कुल सही है। तो PIL से क्या पावर मिल गई है किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को कि अगर उनको लगता है किसी भी पर्सन का या किसी भी थर्ड पर्सन का अगर कोई राइट वायलेट हो रहा है तो उसके खिलाफ वो केस कर सकते हैं हायर कोर्ट्स में, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इशू वर एड्रेस्ड थ्रू PIL इन अर्ली ईयर्स? तो अर्ली ईयर्स में अगर देखा जाए तो PIL के थ्रू कौन कौन कैसे इश्यूज को डिस्कस किया गया, कैसे इश्यूज को उठाया गया है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो एविक्शन ऑफ स्लम ड्वेलर्स गलत है। इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन भी गलत है। जस्टिस फॉर बॉन्डेड लेबरर्स एंड रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, ये बिल्कुल सही है। अब प्रिजनर्स ऐसे देखे गए बिहार में जिनकी अगर देखा जाए मतलब सजा की अवधि तो खत्म हो गई थी, सजा का टाइम तो खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी उनको जेल में ही रखा गया था। ऐसे लोगों के लिए PIL जारी की गई थी। 23rd पे आते हैं। व्हाट वाज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव ड्यूरिंग 2001 राजस्थान एंड ओडिशा ड्रॉट सिचुएशन? तो सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्टिव था इस केस में जब सिचुएशन आई थी ड्रॉट वाली, ठीक है, राजस्थान और ओडिशा में, यहाँ पर आपको बताना है। प्रोवाइड फ्री ग्रेन टू अफेक्टेड सिटीजन, गलत है। इसमें बी ऑप्शन सही है। इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करिए, मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। इसी के बाद से मिड डे मील स्कीम को पूरी भारत में इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ट्रू एंड फॉल्स है। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, बिल्कुल गलत है। कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो कोई भी अगर कोर्ट है भारत में उस पर बाइंडिंग होगा, ठीक है, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट का। इन इंडिया लोअर कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट, क्या लोअर कोर्ट इंडिपेंडेंट होते हैं? बिल्कुल गलत होते हैं, वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। PIL कैन बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ समवन हुज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, बिल्कुल सही बात है, PIL को फाइल किया जा सकता है, ठीक है। द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स डैश, अब देखिए जुडिशरी जो है वो क्या प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करता है, याद रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय अलाउइंग सिटीजन टू अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड, और फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो कोई पर्सन को ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये बहुत अच्छी एक चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट मान लीजिए वायलेट हो रहा है, कोई पर्सन वायलेट कर रहा है, गवर्नमेंट वायलेट कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन वायलेट कर रहा है, तो पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको निचले कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है। इतनी अच्छी से सुविधा दी गई है, आर्टिकल 32 में ये चीज़ कही गई है, ठीक है। हाई कोर्ट में तो जा ही सकता है। द डैश इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया एंड लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, तो ये पता है सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन प्रेसिडेंसीज ऑफ डैश, अब देखिए पहली बार जो हाई कोर्ट बने थे वो कहाँ कहाँ बने थे? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में बने थे। और कब बने थे? 1862 में, तो एक लिख देते हैं कलकत्ता में बना था, क्योंकि आपको पता होगा ऐसा प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ब्रिटिश की, ठीक है। कलकत्ता हो गया, बॉम्बे, मुंबई को पहले बॉम्बे कहा जाता था, और क्या था? मद्रास था, जो आज चेन्नई हो गया है, ठीक है। द डैश सिस्टम अलाउज अ पर्सन टू अपील टू हायर कोर्ट, अब देखिए अगर हायर कोर्ट में आपको अपील करना है तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे? अपीलिएट सिस्टम कहेंगे। अभी हमने देखा भी था इसके बारे में, अपीलिएट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई पार्ट है इसी का, लास्ट इसके 2 क्वेश्चन दिए हैं इस पर। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिंप्लीफाइज लीगल प्रोसीजर्स एंड अलाउ इवन अ डैश टू बी ट्रीटेड एज PIL, तो यहाँ तक कि ये होता है PIL में अगर कोई लेटर
ठीक है, या कोई टेलीग्राम, अब तो हालांकि टेलीग्राम बंद हो गया है, लेकिन अगर कोई लेटर भी लिख दिया जाता है तो उसको भी PIL के रूप में देख लिया जाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। द केस ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश द राइट टू डैश एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो राइट टू क्या दिया था राइट टू लाइफ में? राइट टू लिवलीहुड। राइट टू लिवलीहुड को कहा था कि ये राइट टू लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। तो राइट टू लिवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ये किसमें कहा गया है? ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में कहा गया है। तो इस तरीके से 25 MCQs और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा चैप्टर वाइज हम लोग के MCQs बने हुए हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, अगले वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।